दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा स्टैटिक्स जीके प्लस जीके जीएस की जितनी भी प्रीवियस ईयर जो हमारा पुलिस का हो गया, चाहे किसी भी एग्जाम का हो गया, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा बातें ना करते हुए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर कर दिएगा। रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो गई, तो आप लोग रीजनिंग कर देते हैं वीडियो के लिए, और पुलिस के लिए रीजनिंग भी, मैथ भी सब चल रहा है। ठीक, तो आप लोग बस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक, आज के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पंचगव्य पंचगव्य निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं। पंचगव्य में निम्नलिखित में से, पंचगव्य का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। पंचगव्य जब आपके घर पे पूजा होती है तो लोग नहीं कहते हैं पंचगव्य का क्या करिए, जो वहाँ के पुरोहित आप लोगों के होते हैं, पंडित जी जो होते हैं, जो पूजा करने आते हैं, तो लोग कहते हैं पंचगव्य, पंच तत्व को लाइए। और पंचगव्य तत्व किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों का क्या होता है, पूजा में यूज किया जाता है। ठीक, तो 101 का बताइए क्या होता है, इसमें के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, दूध तो आता है, गाय का दूध। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है, गाय का दूध आता है। ठीक है, गाय का दूध। ठीक है, दही भी आता है, दही भी इसके अंतर्गत आता है। और क्या आता है, घी भी इसके अंतर्गत आता है। पंचगव्य के अंतर्गत घी भी आता है। ठीक है, ठीक, गाय का मूत्र भी आता है। ठीक है, गाय का मूत्र भी आता है और गाय का गोबर भी आता है। ठीक है, ये हमारे होते हैं पंचगव्य। ठीक है, गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, पंचगव्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमारा तुलसी जो होता है यह इन इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो हमसे पूछा क्या सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा। आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तुलसी औषधि के रूप में इसको मान्यता दी गई है। किसके रूप में, औषधि के रूप में इसको मान्यता दी गई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि वेदों में गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। जो वेद होते हैं उसमें जो गद्य प्रकरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं। जो गद्य प्रकरण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गद्य प्रकरण को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऋग्वेद, जो हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, कौन सा है, ऋग्वेद सबसे हमारा क्या है, पुराना वेद है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है हमारा वो ऐतरेय होता है। क्या होता है, इत ऐतरेय, ऐतरेय होता। और एक कौन होता, ऐतरेय। और एक क्या होता हमारा, कौशितकी। क्या होता है बताइए, कौशितकी होता है। ठीक है, क्या होता है, कौशितकी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, दो हमारे होते हैं, इसके जो क्या होते हैं, दो होते हैं। ठीक, और कौन सा है, और बताइए यजुर्वेद के कौन से होते हैं। मैं चारों को लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। यजुर्वेद का, यजुर्वेद का बताइए कौन सा होता है। तो यजुर्वेद का जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, शतपथ होता है। ठीक है, शतपथ होता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन था, शतपथ होता है। और एक कौन सा होता है, एक होता है तैतरेय। ठीक, क्या होता है, तैतरेय। ठीक है, तैतरेय, उसका ऐतरेय होता है, इसका क्या होता है, तैतरेय होता है। ठीक, याद रखिएगा। और बताइए सामवेद का, सामवेद का एक ही होता है। सामवेद होता है हमारा संगीत के लिए जाना जाता है। ठीक है, सामवेद का क्या होता है, तो सामवेद का एक ही होता है जिसको क्या बोलते हैं, पंचविश। क्या बोलते हैं, पंचविश। ठीक, क्या होता है, पंचविश इसका होता है। और एक हमारा कौन सा वेद बचा, अथर्ववेद। मैं सारे यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, अथर्ववेद का कौन होता है, तो अथर्ववेद का होता है गोपथ। क्या होता है, गोपथ। याद रखिएगा कितने होते हैं, तो ये हमारे सारे मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिखवा दिया। ब्राह्मण का क्या होता है, ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी होता है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का होता है शतपथ और तैतरेय होता। सामवेद का क्या होता है, पंचविश होता। अथर्ववेद का होता है गोपथ होता। तो याद रहेगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 बताइए। क्वेश्चन नंबर 103वां बताइए क्या कह रहा है कि मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। जो मोहम्मद गोरी था वह किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, तो वह जो पराजित हुआ था 1191 में। कब हुआ था, 1191 में। अब बताइए 1191 में क्या हुआ, पराजित हुआ। इस समय कौन सा युद्ध लड़ा था, तो तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा था, ये तराइन का प्रथम युद्ध था। तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट युद्ध था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके, पृथ्वी तृतीय ने पराजित किया। मोहम्मद गोरी प्रथम युद्ध में पृथ्वी तृतीय से क्या हुआ, पराजित हुआ था। इसमें जो मोहम्मद गोरी था पृथ्वी तृतीय से क्या हो गया था, पराजित हो गया। लेकिन 1192 में ही हमारा क्या होता, द्वितीय युद्ध होता, सेकेंड वाला।
तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी क्या करता है, जीत जाता है और पृथ्वीराज तृतीय को क्या कर देता है, पृथ्वीराज तृतीय को क्या कर देता है, हरा देता है। पृथ्वीराज तृतीय को क्या करता है, इसमें हरा देता है। ठीक है, याद रखिएगा, तृतीय को हरा करके अब भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करता है। मोहम्मद गोरी क्या करता है, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। तो आप लोग आराम आराम से सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 बताइए। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के क्या थे, दरबारी कवि थे। बताइए, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता था, किसके दरबार में दरबारी कवि थे। इल्तुतमिश के, रजिया सुल्तान के, बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के। यह लौह रक्त की नीति किसने अपनाई, सॉरी इसका बताइए आप लोग। कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी किसे कहा जाता है, इसको बताइए। तो किसे कहा जाता था, बताइए। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता, ये भी याद रखिएगा, भारत का तोता है हिंद, किसके दरबारी कवि थे, ये बताना है। तो ये हमारे थे अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता, भारत का तोता ये हिंद कहा जाता। अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, दरबारी। इन्होंने इन्होंने क्या किया था, सात सुल्तानों का क्या देखा था, शासन को देखा था। सात सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने क्या किया था, देखा था। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105वां बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है, देखिए। लौह रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो लौह रक्त की नीति को अपनाने वाला कौन था, ये हमारा कौन था, बलबन था। ठीक, कौन था, बलबन था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बलबन था। ठीक है, बलबन जी क्या किया था, लौह रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, और इसने क्या किया था, बताइए। यह किस वंश का था, तो बताइए किस वंश का था, गुलाम वंश का शासक था। क्या था, गुलाम वंश का। ठीक है, गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत चैप्टर से है। गुलाम वंश का क्या था, शासक था। क्या था, शासक था। इसने लौह रक्त की नीति को अपनाया था, और इसने क्या किया था, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक होता, इसने कहा था। इसकी क्या थी, विशेषता थी, मुख्य दो विशेषताएं थी। और इन्हें सिजदा और पाबोश नामक दो, इसने और नवरोज़ त्यौहार को भी स्टार्ट इसी ने किया था। ठीक, तो सारी चीज़ें आपको, बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना किया था, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, चलिए, खिलजी वंश के थे अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का था, इसी को क्या कहा जाता था, पागल सुल्तान कहा जाता था। ठीक है, 106वां बताइए। 106 वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरीज में पुर्तगालियों को पराजित किया था। मतलब कब किया था, बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों को। तो 1612 ईस्वी में क्या किया था, पराजित किया था। तो इसका भी राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो कैप्टन था, नेतृत्व कैप्टन वेस्ट ने किया था। ठीक है, अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व कैप्टन वेस्ट द्वारा किया गया था। ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 107वां बताइए। क्वेश्चन नंबर 107 का क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष स्थापित किया था। तो अंग्रेजों के बाद जो हमारे कौन है, डेनिश, 1616 में भारत आए, और क्या कहते हैं, 1616 में, और 1616 में इसने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और 18वीं अंत तक ये अपनी फैक्ट्री को अंग्रेजों के हाथों बेच करके क्या भारत से चले जाते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 का क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब किस शहर से जो है 15 किलोमीटर की, मंगलुरु से या बेलगाम से। तो यह मसूरी हमारा कहाँ पड़ता है, ये मसूरी हमारा कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, कहाँ पे, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में, वहाँ से कितने कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दूर पे स्थित है। ठीक है, हैदर अली जो है क्या था, टीपू सुल्तान का पिता था। ठीक, कर्नाटक के इन्होंने 4 युद्ध को लड़ा था, और हैदर अली सबसे लास्ट वाले युद्ध में, हैदर अली टीपू सुल्तान जो है, और 1799 वाले युद्ध में क्या किया जाता है, मारा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। 109 क्या कह रहा है, कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। कौन सा कारक नहीं, नेगेटिव पूछा, कौन, औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो अमेरिका से तो लिया ही गया है, बिल्कुल सही बात है। रूस से समाजवादी क्रांति रूस से ली गई है। बताइए 109 का
आप बताएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से हमारा संविधान का गहन अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या, औद्योगिक क्रांति का कोई इस पर प्रभाव नहीं था। यहाँ से भी लिया गया, यहाँ से भी, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो हमसे क्या पूछा, नहीं पूछा, तो इसका राइट आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। यही हमारा ए पार्ट होगा। ठीक है, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का आंसर हमें नेगेटिव में ही देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 110वां बताइए। क्वेश्चन नंबर 110 क्या करा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कि कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो आर्टिकल हमारा 14 जो है क्या है, कानून के समान समता और अस्पृश्यता का उन्मूलन जो हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 17 करता है। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है 111। क्वेश्चन नंबर 111 का है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया, बताइए। तो यह अनुच्छेद हमारा आर्टिकल कितना, 18 के तहत, जो आर्टिकल 18 के तहत भारत में क्या किया गया था, पद्मश्री और भारत रत्न क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ये सभी जो हमारे 1900 कब में 1954 में स्टार्ट किए गए थे। कौन सा, भारत रत्न, भारत रत्न और कौन सा, भारत रत्न हो गया, और बताइए भारत रत्न के अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी एक ही साथ स्टार्ट हुए। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, चार हमारे प्रमुख क्या हैं, और पद्मश्री, ये सभी हमारे क्या हो 1954 में ही सारे स्टार्ट किए गए। तो सबसे कम उम्र का भारत रत्न पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, कौन है, सचिन तेंदुलकर है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 112। बताइए 112 क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर क्या है, प्रतिबंध है। बताइए, क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर कौन सा है, 23वां, 24वां या फिर 26वां। तो 23वां हमारा जो है क्रय विक्रय और ज़बरदस्ती मजदूरी करने पर क्या है, निषेध है या प्रतिबंधित करता है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा हमारा, 23वां, अनुच्छेद 23वां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 113। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। तो आपको कितनी बार बताया मैंने, कौन सी है, पाक जल संधि। अभी एक क्वेश्चन हमारा आया था जो है, जिसको मैंने बताया था, कौन सी, पाक जल संधि के माध्यम से हमारा भारत और श्रीलंका क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अलग होते हैं। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन आगे बता दीजिए 114। कह रहा कि प्रायद्वीप भारत का जो दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, जो हमारा कन्याकुमारी है, ये हमारा हो गया भारत का मैप। ठीक है, कन्याकुमारी, तो यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है, दक्षिणी छोर पे हमारे यहीं पे क्या है, कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी, यहाँ से हमारी कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है। ठीक है, कर्क रेखा। ठीक, और इसके नीचे से हमारी क्या जाती है, मकर रेखा। मालदीव हमारा इसी पड़ता है, मालदीव, मालदीव और इंडोनेशिया, जो एशिया के दो देश हैं, एक मालदीव और कौन सा है, मालदीव और कौन सा है, एक हमारा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, ये दो देश हमारे जो एशिया के किस पे पड़ते हैं, ये हमारे भूमध्य रेखा पे पड़ते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पे। ठीक, याद रखिएगा। ये पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के दक्षिण में तो है नहीं, बी पार्ट तो वैसे ही गलत हो गया। भूमध्य रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा है नीचे होगी उसके, कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में तो है नहीं, कर्क रेखा के दक्षिण में। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए ये हमारी भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में हमारा क्या है, कन्याकुमारी ए रहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी हमारे सभी क्या है, गलत है। ठीक, चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 115 का। भारत ने किस देश में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के समीपस्थ कोई शहर है। तो बताइए कौन सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कौन सा हमारा सबसे राइट आंसर है, अति समीपस्थ कौन सा है, तो कर्क रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है, 8 राज्यों से होकर के जाती है, 8 राज्यों से होकर के जाती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहले इंटर कहाँ से करती है, गुजरात, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के त्रिपुरा
त्रिपुरा के बाद मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के जाती है। सीरियल वाइज मैंने लिखा है, ठीक है, एक एक राज्य को। तो सबसे समीपस्थ कौन सा राज्य है, तो आप इसको बताएंगे। 115 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8 राज्यों से होकर त्रिपुरा का उदयपुर जो है इसके सबसे समीपस्थ है। त्रिपुरा का उदयपुर जो है इसके सबसे समीपस्थ है, ठीक। आप मैप से देखेंगे तो आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। चलिए 116 बताइए, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वायुमंडल शामिल है उसे कहा जाता है। पृथ्वी का जो कठोर है जहाँ क्रस्ट और वायुमंडल है उसको क्या कहा जाता है, बताइए बताइए जल्दी फटाफट, क्या कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है। जहाँ वायुमंडल उसको क्या स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 117 117 बताइए। कह रहा अक्षांश, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह के 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है। हार्श अक्षांश, शीत अक्षांश, 52वां इम्पिक्ट या 52वां समांतर, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 117 का। 52 दक्षिण डिग्री में कहलाता है। 117 का राइट आंसर बताइए, 52वां समांतर कहलाता है, ठीक है, 52वां समांतर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 52वां समांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 118 का। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, कर्क रेखा जो हमारी है वो कहाँ से, इराक और ईरान से, भारत और सऊदी अरब से। सऊदी अरब तो जाती ही नहीं, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। भारत और ईरान से, भारत और ईरान और पाकिस्तान से, ईरान और इराक से, बताइए राइट आंसर 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, बताइए। आप लोगों ने सोचा कि मैंने कट कर दिया, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक कर्क रेखा हमारी जो है क्या सऊदी अरब से ही गुजरती है, ठीक। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री अक्षांश से ये क्या करती है, गुजरती है। ये हमारा मैप हो गया, ठीक। मैप में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये हमारी क्या हो गई, भूमध्य रेखा, ठीक। क्या हो गई, भूमध्य रेखा, ठीक, 0 डिग्री। और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो है ये हमारी क्या होती है, कर्क रेखा, क्या होती है, कर्क रेखा। और जो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश होता है वहाँ पे कौन सी रेखा होती है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश पे हमारी क्या होती है, मकर रेखा होती है, ठीक है, मकर रेखा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 बताएंगे। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था। 1965 में जो समर्थन मूल्य को घोषित किया, किस चीज़ के लिए घोषित किया गया था, इस चीज़ को आप बताना। 1965 में आप याद रखेंगे, ठीक है। बताइए CACP, पहले इसका नाम क्या था, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। MSP समर्थन मूल्य 1965 में पैडी धान के लिए घोषित किया गया था, ठीक है। CACP इसका, ठीक, इसके द्वारा। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो कृषि कृषि लागत कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, याद रखेंगे, ठीक है आप लोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक। CACP, जिसके अध्यक्ष उस समय कौन थे, प्रोफेसर ML दंतेवाला थे, ठीक है, ML दंतेवाला। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120वां बताइए। 25 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे जीके जीएस के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है, नकदी और खाद्य फसलों को साथ साथ करना, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ, पशुपालन और फसल एक साथ उगाना। तो सबसे राइट आंसर 120 का क्या आ जाएगा, बताइए। जब फसलों के उत्पादन को साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसी को हम लोग पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ करना, यही हमारा मिश्रित खेती का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, बताइए कौन सा, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, भंडार सुविधा की कमी या अनुकूलन मंडी। बताइए 121 का राइट आंसर बताइए। भंडार की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी तथा मार्केट इंटेलिजेंस की कमी कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से शामिल है, जबकि अनुकूलन मंडी और विपणन के लिए एक लाभकारी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो दोष नहीं है वो हमारा अनुकूलन मंडी है, ठीक है। अनुकूलन मंडी हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए 122 बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, इसको बताइए आप लोग। कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इस चीज़ को आप लोग बताएंगे। साझा नहीं करता है, पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर। तो नेपाल के साथ जो हमारी सीमा साझा सीतापुर हमारा कहाँ, लखनऊ के पास पड़ता है, तो यही हमारा नहीं करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन
वीडियो 2018 में री एग्ज़ाम का जो हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 123 बता दीजिए। क्या करा, कौन सा किस नदी के तट पे है, इसको बताना है। बताइए, एक क्वेश्चन रहा आपका, बताइए कौन किस नदी के तट पे है, इसको बताना है। बताइए फटाफट। कह रहा नदियों के साथ मेल खाता है। गंगा, गंगा नदी के तट पे गोरखपुर है, प्रतापगढ़ है, बिठूर है या जौनपुर है। तो कौन है, गंगा नदी के तट पे हमारा कौन है, बिठूर है। राप्ती नदी के किनारे कौन है, गोरखपुर है। ठीक है, गोमती नदी के किनारे कौन है, जौनपुर है। और सई नदी के किनारे कौन है, प्रतापगढ़ है। बहुत आसानी से अगर आपको याद है फटाफट कर ले जाएंगे। ठीक, आराम से हो गया कि नहीं। गोमती नदी के किनारे हमारा लखनऊ भी बसा है। तो फर्स्ट का सेकंड किस में दिया गया है, तो लास्ट फर्स्ट का सेकंड इसमें दिया गया है, बी पार्ट में और डी पार्ट में। और देखते हैं राप्ती जो गोरख, फिर फोर्थ, फिर उसके बाद जो है गोमती, गोमती गोमती किस पे है, गोमती जौनपुर। ठीक है, ए। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल हमारा राइट आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आ जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, 25, 26। चलिए सभी बता दीजिए, इतने क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। ठीक है, 25वां बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। सबसे मतलब जहाँ का क्षेत्रफल क्या है, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, संत रविदास नगर या कन्नौज। ना तो कन्नौज है, दो ऑप्शन तो ऐसे नहीं, क्या है और बताइए। मैं तो कन्नौज को काट दिया, आप बताइए, बताइए फटाफट। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास, जिसको बोलते हैं भदोही। भदोही जो हमारा किसके साथ, इलाहाबाद और हमारा बनारस के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो भदोही सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 125 बता दी, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती। तो इलाहाबाद की मध्य प्रदेश के साथ बिल्कुल करती है, इटावा, मिर्ज़ापुर या अलीगढ़। तो अलीगढ़ की करती है कि नहीं, ये बताइए। अलीगढ़ फटाफट बताइए। अलीगढ़ जिले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है, हरियाणा के साथ करती है। याद रखेंगे आप लोग, किसके साथ करती है, हरियाणा के। मिर्ज़ापुर, इटावा ये सभी जो है, और सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो सोनभद्र एक ऐसा जो जिसकी सीमा जो 4 राज्यों के साथ साझा करती है। ठीक है, पूरे भारत में एक ऐसा जिला है जिसकी जो सीमा साझा जो है 4 जिलों से करती है। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, 126वां। उत्तर प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक फसल क्या है, तो हमारी क्या है, गन्ना है। ठीक, क्या है, गन्ना है। ठीक, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग कमेंट में बताइएगा सर वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तभी देखिए आगे क्या वीडियो बना पाएंगे हम लोग। ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं तो आप लोग भी कुछ सपोर्ट तो करिए, शेयर तो कर दिया करिए। 2 4 10 लोगों को अपने ग्रुप में, अगर आपके पास कोई ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।